नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। हमने प्रैक्टिस सेट 1 और 2 ऑलरेडी करवा चुके हैं। अगर आप प्रैक्टिस सेट 1 और 2 ना देखे हो तो सबसे पहले जाइए आप प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 देखिए, फिर आप 3 नंबर देखने आइए। तो चलिए शुरू करते हैं हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द इंस्क्रिप्शन ऑफ द अशोका वर फर्स्ट डिसाइफर्ड बाय द विच स्कॉलर। जो अशोका के अभिलेखों को सबसे पहले किस विद्वान ने पढ़ा था? तो बताइए सबसे पहले किस विद्वान ने पढ़ा था? तो हम सबसे पहले आप अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में देख लेते हैं। जो आपके अलेक्जेंडर कनिंघम थे, ये फादर ऑफ द इंडियन आर्कोलॉजिकल के फादर थे। आपके फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजिकल। और इन्होंने ही आपके आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ द इंडिया किया था। सबसे पहले इन्होंने किया था आर्कोलॉजिकल ARCHAEOLO आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन्होंने किया था। कब किया था, किस सन में? 1861 में किया था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले आपके इंस्क्रिप्शन ऑफ द अशोका के इंस्क्रिप्शन को डिसाइफर किया था, मतलब सबसे पहले पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए आप। द इबादत खाना हाउस ऑफ द वर्शिप वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द विच मुगल एम्पायर। जो आपका इबादत खाना था का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? तो सबसे पहले आप बाबर के बारे में हम आपको बताते हैं। तो जैसे कि आपने पता है बाबर के हम 4 फेमस युद्ध हैं बाबर के, तो आप चारों फेमस युद्ध आपको बताते हैं, रिवीजन करवाते हैं। 1526 में, 1527, 1528, 1529 एंड 1530। तो आपको जो 1526 में हुआ था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें किसने किसने लड़ा था ये जान लीजिए। अब इस चारों जो बैटल हुआ था, इस चारों बैटल में जो आपको जीता था वो किया था आपका बाबर ने ही जीता था। तो इसमें पहले में आपका बैटल ऑफ पानीपत में ये हो जाएंगे आपके बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में आपका पहला 1526 का पानीपत का पहले युद्ध था। दूसरा 1527 में जो हुआ था आपका बैटल ऑफ खानवा जो लड़ा गया था। बैटल ऑफ द खानवा किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो एक साइड तो आपके बाबर ही रहेंगे, दूसरे साइड राणा सांगा के बीच में लड़ा था, जो कि इब्राहिम लोदी भी आ रहा था, राणा सांगा भी आ रहा था। 28 में जो आपका हुआ था बैटल ऑफ चंदेरी, आपका 28 में बैटल ऑफ चंदेरी लड़ा गया था, जिसमें कि किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो बैटल ऑफ चंदेरी में आपकी मेदिनी राय थी। इन्हें भी डिफीट किया था आपका बाबर। जो 1529 में कौन सा बैटल हुआ था? तो 1529 में आपका हो जाएगा बैटल ऑफ घाघरा। बैटल ऑफ घाघरा लड़ा गया था। इसमें किसने इसमें अफगान फोर्स के विरुद्ध आपका जो बाबर था लड़ा था। अफगान के विरुद्ध में लड़ा गया था। जिसको लीड कर रहा था आपका अफगान फोर्स को कौन लीड कर रहा था? तो अफगान फोर्स को आपका महमूद लोदी था, वो आपके अफगान फोर्स को लीड कर रहा था। और 1530 में क्या हुआ? 1530 में वो मर गया। पानी पिया, देखिए पानी पिया, चाँद देखा, पानी पिया, खाना खाया, चाँद देखा, घर गया, मर गया। इसका ट्रिक है भाई। तो 1530 में उसने 1530 में कहाँ मरा था? ये जो मरा था आपका आगरा में। पहले इसका जो टॉम्ब बना था सबसे पहली बार, तो टॉम्ब जो बना था ये आगरा में बना था। फिर बाद में इसको शिफ्ट कर दिया गया था। कहाँ चला गया था टॉम्ब इसका? फिर काबुल में चला गया था टॉम्ब इसका, मतलब लेटर में इसका जो टॉम्ब था काबुल शिफ्ट कर दिया गया था। तो ठीक है भाई दोस्तों। तो अब 1 सेकंड रुकिए, फिर आपको दूसरे बारे में बताते हैं, अकबर के बारे में बताते हैं। पहले इसको मिटा लेते हैं भाई। 1 मिनट दीजिए भाई। एक सेकंड बस होने ही वाला है यार, पता नहीं क्यों मिटता नहीं है जल्दी ये। तो ये हो जाएगा। तो फिर हम अकबर के बारे में देख लेते हैं। जो कि अकबर था हमारा, अकबर का कार्यकाल हो जाएगा 1556 से लेके आपका 1605 के बीच में आपका अकबर का कार्यकाल हो जाएगा। तो इस पहले हम बताया, पहले वीडियो में कुछ बता चुके हैं अकबर के बारे में, तो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जो हो जाएगा आपका बैटल ऑफ द हल्दी घाटी जो लड़ा गया था आपका, बैटल ऑफ द हल्दी घाटी आपका 1576 में लड़ा गया था। किसके किसके बीच में था? तो एक साइड थे आपके राणा प्रताप आपके एक साइड थे, और दूसरे तरफ कौन था? राजा मान सिंह, जो कि राजा मान सिंह थे, जो कि आपके ये अकबर के सेनापति थे। अकबर के जो फोर्स के सेनापति कौन था? तो ये आपके मान सिंह हो जाएंगे। ठीक है। और फिर आप बताइए आपके जो ये आपका कैपिटल शिफ्ट किया था कहाँ से आपका ये जो अकबर था कैपिटल शिफ्ट किया था ये सबसे पहले आगरा से लेके सिकरी गया था। आगरा टू फतेहपुर सिकरी हो जाएगा। जो आपका आगरा से सिकरी जो आपका 1571 में इसने अपने कैपिटल को आगरा से सिकरी शिफ्ट किया था। फिर सिकरी से लाहौर कब शिफ्ट किया था आपको बताइए? तो यानी इसने सिकरी से लाहौर आपका
1585 में इसने आपका जो कैपिटल था सिकरी से लाहौर शिफ्ट किया, फिर लाहौर से आगरा फिर कब शिफ्ट किया था इसने, तो लाहौर से आगरा आपका लाहौर टू आगरा इसने लाहौर से आगरा से लेकर आपका 1598 के बीच में 1598 में इसने अपना लाहौर से आगरा को कैपिटल शिफ्ट किया था। और एक सेकंड, और फिर हम बताते हैं आपको, जैसे इसके बारे में हम थोड़ा सा इसके नौ रत्न के बारे में आपको बताते हैं। तो जब के 9 रत्न थे तो सबसे पहला आपका था बीरबल हो जाएंगे, दूसरे आपके हो जाएंगे अबुल फजल हो जाएंगे, तीसरे आपके हो जाएंगे फैजी टोडरमल हो जाएंगे, फ़कीर अजहरुद्दीन हो जाएंगे आपके 3 4 5 हो जाएंगे, और छठे हो जाएंगे आपके राजा मान सिंह जो आपके हल्दी घाटी के युद्ध में सेनापति थे आपके, और सातवें हो जाएंगे आपके हो जाएंगे तानसेन का पहले तानसेन का नाम जो था रामतनु पांडे नाम था, रामतनु पांडे के नाम से इन्हें जाना जाता था। फिर बाद में इन्हें तानसेन के नाम से मियाँ तानसेन। आठवें नंबर के आपके हो जाएंगे अब्दुल रहीम खाने खाना हो जाएंगे, और 9वें नंबर के आपके हो जाएंगे मुला दो प्याजा। ये जो 9 लिखते हैं ये आपके नवरत्न थे, अकबर के नवरत्न थे ये 9 के 9 लोग आपके। तो और कुछ बताते हैं आपके अकबर के बारे में, और कुछ बताते हैं जैसा कि आप मान लीजिए जो अकबर ने बिल्ड करा था इबादत खाना अकबर ने बनवाया था आपका, इबादत इबादत खाना जो बनवाया था आपका अकबर ने बनवाया था। और इसके जो अबुल फजल अकबरनामा जो लिखा गया था, अकबरनामा के राइटर जो हो जाएंगे अकबरनामा के राइटर अबुल फजल हो जाएंगे आपके अकबरनामा के राइटर। जो कि आपका अकबरनामा था वो 3 भागों में लिखा गया था अकबरनामा। तो पहले भाग में क्या बताया गया था वो अकबरनामा के, तो पहले भाग में उसके एंसेस्टर के बारे में बताया गया था आपके, जो उसके अकबर के पुरखों के बारे में आपके पहले भाग में बताया गया था। दूसरे भागों में उसके जो आपका कार्यकाल के दौर किस तरह से वो राज करता था वो ये सब आपका दूसरे पार्ट में बताया गया। तो तीसरे में जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन बताया गया पूर्ण रूप से पूरा उसका एडमिनिस्ट्रेशन तीसरे पार्ट में बताया गया था। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका अकबर के बारे में, इतना सारी बातें हो गई। तो 1 सेकंड मुझे दीजिए, फिर मैं आपको थोड़ा सा कुछ बातें होगा जहांगीर के बारे में बताते हैं। यही थोड़े से में ही बता देंगे भाई, ज़्यादा मिटाने की ज़रूरत नहीं है। पता नहीं क्यों मिट नहीं रहा है ये सही से भाई। तो ये जाएंगे जहांगीर। तो आपका सबसे पहले बात ये बताइए कि जहांगीर का जो कार्यकाल था 1605 से लेके आपका 1627 तक आपका जहांगीर का था। जो जहांगीर का सबसे मेन अचीवमेंट क्या था, तो जो आप ये जो 1576 वाला हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, इसमें जो राणा सांगा लड़े थे तो उन्हीं के मेवाड़ के राजा थे वो। तो ये जो अब जब ये जहांगीर राज करने आया, जब जहांगीर के शासन में, तो उसने क्या हुआ था कि अमर सिंह मेवाड़ के राजा उस समय थे जब जहांगीर राज करता था, तो उसने जहांगीर की स्यूजेनिटी को एक्सेप्ट कर लिया था आपका। किसने एक्सेप्ट कर लिया था, तो आपका अमर सिंह जो थे मेवाड़ के राजा, उन्होंने आपके स्यूजेनिटी ऑफ द जहांगीर को एक्सेप्ट कर लिया था। और ये बताइए जहांगीर के काल में जो आपके विलियम हॉकिन आए थे आपके जहांगीर के दौरान ही, तो जहांगीर के काल के दौरान में आए थे 1608 में आपके जहांगीर आए थे। और इसी ने जहांगीर ने आपके जो 5th सिख गुरु थे आपके 5th सिख गुरु जो आपके जहांगीर 5th सिख गुरु को एग्जीक्यूट करवाया था, अपना फांसी लगवाया था किसी। तो 5th सिख गुरु आपके कौन थे, तो ये थे आपके गुरु अर्जुन देव थे आपके 5th सिख गुरु। और आप ये बताइए जो ये जहांगीर के टाइम पे ही आपका जो वो पेंटिंग जो था अपने पीक लेवल पे चल रहा था, जहांगीर के टाइम पे आपका पेंटिंग सबसे पीक पे था। तो ये हो जाएगा आपका जहांगीर के बारे में। तो औरंगजेब के बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। जो औरंगजेब का आपका कार्यकाल हो है वो 1658 से लेके आपका 1707 तक जहांगीर इसका कार्यकाल था। तो और ये बताइए आपके जो आलमगीर को इसी को हम जिंदा पीर के नाम से भी जानते थे। जिंदा पीर, आलमगीर, ये सब सारे नाम औरंगजेब का था। इसने बीजापुर को सबसे पहले कब एनेक्स किया था, तो बीजापुर को एनेक्स किया था इन्हें 1686 में ही इन्हें बीजापुर को एनेक्स किया था। हड़पा था 1686। और इसने जो आपके 9 सिख गुरु थे, आपके 9th सिख गुरु जो थे आपके 9 सिख गुरु को एग्जीक्यूट करवाया था, जो कि 9 सिख गुरु थे आपके गुरु तेग बहादुर जी थे। गुरु तेग बहादुर जी को इसने एग्जीक्यूट करवाया था आपका। ये हो गया भाई आपका
औरंगजेब के बारे में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो इबादत खाना किसने लगवाया था आपका, कंस्ट्रक्शन बताओ विच मुगल होगा, जो आपका इबादत खाना किस मुगल रूलर ने बनवाया था, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने बनवाया था। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, हुआ द पॉलिटिकल गुरु ऑफ द महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे ये बताइए। तो सबसे पहले आपको हम दादा भाई नौरोजी के बारे में बताते हैं। जो दादा भाई नौरोजी आपके ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे आपके दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी सबसे पहले आपके ब्रिटिश हाउस ऑफ द कॉमन में इलेक्ट हुए थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ द कॉमन इलेक्ट हुए थे। इनकी बुक जो होती है आपके ड्रेन थ्योरी ऑफ द वर्ल्ड, ड्रेन थियरी ऑफ ड्रेन थ्योरी ऑफ द वेल्थ इनकी एक बुक है। उसके बाद से पॉवर्टी इन द ब्रिटिश रूल ऑफ द इंडिया, इनकी 2 बुक है। पॉवर्टी ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी इन द ब्रिटिश रूल ऑफ रूल इन इंडिया। ये हो गया आपका दादा भाई नौरोजी के में। और दादा भाई नौरोजी आपके 3 आईएनसी सेशन को हेल्ड किया था। 3 आईएनसी सेंसस जो था आपका, उसके प्रेसिडेंट बने थे। तो सबसे पहले ये बने थे आपके 1886 में बने थे। फिर उसके बाद 1893 वाला सेशन जो हुआ था उसमें बने थे। फिर 1606 के सेशन में जो हुआ था वो जो उसमें आपके प्रेसिडेंट अध्यक्षता आपके दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो 1686 वाला सेशन कहाँ पे हुआ था आपका, तो 1686 वाला सेशन जो आपका हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था। और 1893 वाला सेशन जो हुआ था आपका लाहौर में हुआ था भाई। उसके बाद 1606 वाला 1606 का सॉरी भाई 1906 का सेशन जो हुआ था इनका आपका ये भी आपका कलकत्ता में हुआ था। और कलकत्ता में, और मतलब दादा भाई नौरोजी जी ने ही ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का फॉर्मेशन किया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के फाउंडर थे। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के फाउंडर इन्हें 1866 में इन्होंने किया था। ठीक है भाई, हो गया। अब हम आपको थोड़ी बातें आपके 1 मिनट दीजिए, मैं पहले मिटा लेता हूँ। पता नहीं, बस भाई हो गया है। अब फिर मैं आपको बताता हूँ थोड़ी सी कुछ बातें आपके बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में बताते हैं। जो कि बाल गंगाधर जी, इन्होंने आपको सबसे पहले स्वराज का डिमांड कोई किया था तो सबसे पहले आपके बाल गंगाधर तिलक जी ने ही किया था। और इन्होंने स्लोगन दिया था कि क्या स्लोगन दिया था, स्वराज स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। मतलब इन्होंने सबसे पहले स्लोगन दिया था स्वराज स्वराज मेरा बर्थ राइट है। और इनके द्वारा आपके 2 न्यूज़पेपर चलाए गए थे। आपके न्यूज़पेपर जो हो जाएगा, न्यूज़पेपर कौन कौन से न्यूज़पेपर चलाए गए थे, तो केसरी जो था आपका, केसरी चलाया गया था। और मराठा, MAHRA मराठा जो था, ये आपका बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा आपका चलाया गया था। तो जो आपका केसरी था वो आपका मराठी लैंग्वेज में चलाया गया था। केसरी न्यूज़पेपर जो था ये मराठी लैंग्वेज में था। जो मराठा था ये आपका था इंग्लिश लैंग्वेज में, ये आपका न्यूज़पेपर चलाया गया था इनका। और बाल गंगाधर तिलक जी ने ही जो आपका अन्नी बेसेंट के साथ मिलकर होम रूल लीग का फाउंडेशन किया था। होम रूल लीग का फाउंडेशन 1916 में अन्नी बेसेंट के साथ मिलकर किया था। ये हो गया आपका, बताइए भाई। लाला लाजपत राय, ये हो जाएगा। हाँ ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में हो गया आपका। और फिर ये हो जाएंगे आपके इसमें हु आर द पॉलिटिकल गुरु ऑफ द महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कौन है, तो हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये आपके ये फाउंडर ऑफ इंडिया सोसाइटी के आप फाउंडर थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि आपको 1905 में इन्होंने आपका फाउंडर ऑफ द इंडिया सोसाइटी का फाउंडर किया था। ठीक है भाई दोस्तों, अब लाला लाजपत राय के बारे में थोड़ा सी बातें जान लीजिए। तो लाला लाजपत राय जी जो थे, ये आपके जो आपका 1905 में वो क्या कहते हैं उसको, बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में। फिर उसके उसे छोड़िए, पहले आपको लाला लाजपत राय को आपको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। ये देख लीजिए भाई, पंजाब केसरी के नाम से जाना। और ये जो आपका 1907 में जो सूरत सेशन हुआ था, सूरत स्प्लिट सेशन हुआ था, तो उसके वन ऑफ द लीडर ये भी थे, सूरत सेशन के लीडर। जो सूरत सेशन में लाल बाल पाल, एक सेकंड, लाल बाल पाल, तो ये हो जाएंगे आपके लाला लाजपत राय जी हो जाएंगे लाल के नाम से, ये हो जाएंगे आपके। और इनके जो थे आपके हाँ ठीक है, जो पार्टीशन ऑफ द बंगाल के बाद से ही आपका जो सूरत स्प्लिट हुआ था, सूरत स्प्लिट सेशन में ये आप एक लीडर थे, एक्सट्रीमिस्ट के एक लीडर थे आपके लाला लाजपत राय। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, विच मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद द स्लोगन डू और डाई। अच्छा, कौन सा मूवमेंट है करो या मरो किनारों से संबंधित है, तो स्वदेशी मूवमेंट आप देख लेते हैं। जो आपका स्वदेशी मूवमेंट कब स्टार्ट किया गया था, तो स्वदेशी मूवमेंट आपका
5 में स्टार्ट किया गया था जो आपका, ठीक है भाई। हाँ, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट क्या था इसमें? स्वदेशी मूवमेंट ये था कि आपके ब्रिटिश के प्रोडक्ट को बॉयकॉट करो, जो स्वदेशी थे, जो आप अपने यहाँ के प्रोडक्ट थे उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दीजिए। और जबकि स्वदेशी मूवमेंट के बाद जब आपका पार्टीशन ऑफ द बंगाल हुआ था उसके बाद आपका स्वदेशी मूवमेंट आया था। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था ये 1920 में चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? तो महात्मा गांधी महात्मा गांधी जी के द्वारा आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया गया था। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आपको 1930 में चलाया गया था। इसी को हम साल्ट सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। साल्ट सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं आपके किसको? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, जो कि आपके 12 मार्च 1930 को, एक सेकंड भाई, 12 मार्च 1930 को ये चला था, जो कि आपका साबरमती से लेके साबरमती से डांडी तक ये आपका मार्च था, जो कि मूवमेंट था चला था, और जिसमें लगभग 240 मील इसमें पैदल चले थे आपके गांधी जी। हो जाएंगे। ये जो आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्यों किया गया था? इसलिए किया गया था जो आपके साल्ट पे जो साल्ट नहीं बना सकते थे यहाँ के लोग, उसी नियम को तोड़ने के लिए आपको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी ने लॉन्च किया था। तो क्विट इंडिया मूवमेंट देख लीजिए। आपका क्विट इंडिया मूवमेंट जो आपका 1942 में चालू हुआ था। आपका क्विट इंडिया मूवमेंट कब चालू हुआ था बताइए भाई? 1942, 8 अगस्त 1942 को आपका चालू किया गया था। कहाँ से चालू किया था? तो एट बॉम्बे से आपका क्विट इंडिया मूवमेंट चालू किया गया था। इसी को आपका क्विट इंडिया मूवमेंट को अगस्त क्रांति भी कहते हैं, लीडरलेस मूवमेंट भी इसी को कहते हैं आपका क्विट इंडिया मूवमेंट का। तो इसका भी चाहते फॉलोइंग एसोसिएटेड विद द स्लोगन डू और डाई। तो डू और डाई से कौन सा स्लोगन मूवमेंट से एसोसिएटेड है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड है आपका। ठीक है भाई। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विच इमेजिनरी लाइन पास थ्रू द मिडिल ऑफ द इंडिया आउट ऑलमोस्ट डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट। अच्छा, कौन सा लाइन है जो कि आपके इंडिया के मिडिल से पास होता है? तो ये हो जाएगा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इक्वेटर जो है ये 0 डिग्री पे होता है आपका इक्वेटर आपका 0 डिग्री पे हो जाएगा। और उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का क्या, किस डिग्री पे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? तो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है ये 23.5 डिग्री साउथ हो जाएगा आपको, इधर हो जाएगा 23.5 डिग्री साउथ, ये हो जाएगा इक्वेटर, ये हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न और उसके बाद इक्वेटर। ठीक है, ठीक भाई, हो जाएगा। और प्राइम मेरिडियन जो आपका प्राइम मेरिडियन है जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जो कि आपके लंदन के ग्रीनविच से ये पास होता है आपका प्राइम मेरिडियन से हम टाइम का जो टाइम होता है ना, जैसे कि टाइम जहाँ से डिवाइड करते हैं तो प्राइम मेरिडियन को ही मद्देनजर रखते हुए टाइम का डिवीजन किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर जो होगा, जो कि लगभग आपके भारत को 2 भागों में डिवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 6। विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज डील विद द फ्लाइंग फॉर द जेट एयरक्राफ्ट। किस लेयर में एटमॉस्फेयर के आपके जेट एयरक्राफ्ट लड़ते उड़ते हैं? तो सबसे पहले एक सेकंड मैं बना देता हूँ, ये ये तो सबसे पहले आपका कौन सा लेयर होगा? तो सबसे पहले आपका ट्रोपोस्फेयर होगा, होगा, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आपका मेसोस्फेयर होगा, और फिर आपका थर्मोस्फेयर होगा, और उसके ऊपर क्या होगा? एक्सोस्फेयर होगा आपका। तो जो आपका सारा वेदर चीज़ें होती है, जो बारिश वगैरह जो भी होती है, वेदर कंडीशन, सारे वेदर फिनोमिना जो होते हैं आपके, वो ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। और फिर आपका स्ट्रेटोस्फेयर में ही आपका ओजोन लेयर जो पाया जाता है आपका, ओजोन लेयर जो आपका पाया जाता है, ओजोन लेयर आपका स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। ओजोन लेयर के स्ट्रेटोस्फेयर में ही आपकी जो फ्लाइट वगैरह फ्लाई करते हैं आपके स्ट्रेटोस्फेयर में ही फ्लाइट करते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, स्ट्रेटोस्फेयर के में ही आपके ये सब फ्लाइट करते हैं आपके एयरक्राफ्ट वगैरह। क्वेश्चन नंबर 7 है, द लोकटक लेक इज फेमस फॉर द फ्लोटिंग आइलैंड कॉल्ड द पुमिदीज इन विच स्टेट इज लोकेटेड। आपका लोकटेक लेक है वो किस स्टेट में आपका लोकेटेड है? तो आपका जो लोकटेक लेक है आपका मणिपुर में लोकेटेड है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो मणिपुर में आपका केवल एकमात्र ओनली फ्लोटिंग लेक अगर जो आपका कहीं है तो ये आपका ये ओनली फ्लोटिंग लेक केबुल लामजाओ है, ये आपका मणिपुर में है। ठीक है भाई, केबिन लामजाओ नेशनल पार्क जो आपका लोकेटेड है ये मणिपुर में लोकेटेड है, और उसी में आपका लोकटक लेक भी है आपका। तो मिजोरम से आप कोई लेक बताइए जो आपका मिजोरम का कोई एक लेक है जो आपका पाला दिल करके नाम है, पाला दिल लेक मिजोरम में है आपका। ठीक है भाई,
मिजोरम में पहला दिन लेक है, हो जाएगा भैया। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 8 देखते हैं। विच राइट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द राइट टू एजुकेशन? अच्छा, कौन सा भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो आर्टिकल 19 दे देंगे। तो आर्टिकल 19 के अंदर आपके छः प्रकार के आपके राइट आते हैं। तो जिसको हम सामरो के नाम से आपको रिवीजन करवा देते हैं, याद करवाते हैं, साम रो। तो यस से हो जाएगा आपका। यस से का मतलब स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो राइट है आपका, ये हो जाएगा स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो जाएगा इसमें। और ए फॉर हो जाएगा आपका असेंबल। आप असेंबल पीसफुली, आप असेंबल हो सकते हैं कहीं पे भी विदाउट आर्म। पीस असेंबल विदाउट आर्म। और फिर ए से हो जाएगा एसोसिएशन। आप एसोसिएशन बना सकते हैं, कोई भी ग्रुप वगैरह आप बना सकते हैं। एसोसिएशन और यूनियन बनाने की आज़ादी आपका इसमें दिया गया था। आर्टिकल 19 के अंदर ये सभी क्लॉज में आते हैं। क्वेश्चन नंबर यम। यम से क्या होता है? मूव फ्रीली, आप कहीं भी आ जा सकते हैं। मूव फ्रीली। और आर से हो जाएगा रिसाइड, आप कहीं भी रह सकते हैं। रिसाइड एंड सेटलमेंट, रिसाइड एंड सेटल हो सकते हैं आप कहीं भी। ओ से हो जाएगा आपका ऑक्यूपेशन, आप कोई भी ऑक्यूपेशन आपको चूज करना चाहते हैं तो आपका कोई भी ऑक्यूपेशन आप कर सकते हैं। बिजनेस ऑक्यूपेशन, ये आपके आर्टिकल नंबर 19 में। आर्टिकल नंबर 20 जो हो जाएगा इसमें क्या दिया गया? आर्टिकल नंबर 20 बताइए भाई। जो आपका आर्टिकल नंबर 20 प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, ये आपका ऑफेंसेस, ये आर्टिकल नंबर 20 है। आर्टिकल नंबर 21 इसका आंसर हो जाएगा। 8 का आंसर आर्टिकल नंबर 21 का ए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो आपका आर्टिकल 22 बताइए क्या? ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केस, जो आपको अरेस्ट किया जाता है उस समय जो आपको राइट मिलता है, ये आपका आर्टिकल नंबर 22 में आता है। जो आर्टिकल नंबर 21 है, ये जो आपका किस आर्टिकल के थ्रू जोड़ा गया था? तो आर्टिकल नंबर 21 जो है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था आपका 2002 में, इसके थ्रू जोड़ा गया था। और इसी में ही 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन देने के भी प्रावधान जोड़ा गया था आपका। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा आपका। हु हैज़ द फाइनल पावर टू डिसाइड वेदर ए बिल इज मनी और नॉट? अच्छा, किसके पास से पावर होता है कि डिसाइड कर सके कि ये जो बिल आपका बना है ये आपका मनी बिल है या मनी बिल है या नहीं है? तो ये पावर आपका होता है स्पीकर ऑफ द लोकसभा के स्पीकर को ऐसा पावर दिया गया है आपका। ठीक है भाई। तो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। द कॉन्सेप्ट ऑफ द डीपीएसपी आपका किस कंट्री से लिया गया है? तो डीपीएस बताइए भाई। तो यूएसए से देख लेते हैं। जो आपका यूएसए से फंडामेंटल राइट ऑफ यूएनडीए फंडामेंटल राइट आपका लिया गया कहाँ से? फंडामेंटल राइट यूएसए से लिया। और जुडिशियल रिव्यू जो आपका जुडिशियल रिव्यू, ये भी आपका लिया गया है कहाँ से? आपका यूएसए से लिया गया। तो आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो आयरलैंड इसका आंसर हो जाए। आयरलैंड से ही आपका डीपीएस पे लिया गया है। तो यूके से कुछ बता दीजिए। यूके से आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है आपका, ये आपका यूके से लिया गया है। और सिंगल सिटीजनशिप, पार्लियामेंट एंड सिंगल सिटीजनशिप आपका यूके से लिया गया। कनाडा से बताइए, कनाडा से क्या लिया गया है? तो सोर्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ द फेडरेशन सिस्टम जो आपका लिया गया है, फेडरेशन सिस्टम जो आपका लिया गया, ये आपका लिया गया कहाँ से? कनाडा से लिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। व्हाट टाइप ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉमन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर? भारत की कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी सामान्य है? तो यह जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट। जो डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट होता है, जैसे कि आपको मान लीजिए कि कोई काम करने के लिए 2 लोगों की आवश्यकता है, तो उसी काम को फिर आप 4 लोग 5 लोग मिलकर कर रहे हैं, तो वो जो आपका जो 3 लोग एक्स्ट्रा मिलकर उस काम को कर रहे हैं, तो वही आता है आपका डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में आता है। जो फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? बताइए। फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है आपका, ये जब जैसे आप एक जॉब छोड़ के दूसरे जॉब को पकड़, जो एक जॉब आपने छोड़ा फिर आपके दूसरे जॉब के लिए जा रहे, तो उसके बीच के जो टाइम अंतराल होता है उसी को आपको फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा। विच 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन द हारेड डॉमन मॉडल? जो हारेड डॉमन मॉडल पे कौन सा 5 ईयर प्लान आपका बेस्ड था? बताइए भाई, कौन सा प्लान है? तो पहले आप फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो टाइम पीरियड था 1951 से लेके 1956 होता है। ये तो आपका यही आपका हेरोडॉमल मॉडल पे बेस्ड था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप ये बताइए जो इसका की फोकस था क्या था? इसका की फोकस पे आपका सबसे ज़्यादा फोकस एग्रीकल्चर पे किया गया था। एग्रीकल्चरल पे किया गया था आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। सेकंड 5 ईयर प्लान किस मॉडल पे बेसिस था? सेकंड 5 ईयर प्लान जो कि 1956 से लेके 61 तक था, 1961 था। ये पीसी मान लो अब इस मॉडल पे आपका पीसी
महालनोबिस मॉडल पे आपका बेसिस था ये आपका। और इसका जो फोकस था किस चीज़ पे फोकस था, ये आपका इंडस्ट्री पे फोकस था आपका, इंडस्ट्री। और थर्ड फाइव ईयर प्लान का जो टाइम पीरियड था ये 61 से लेकर 1961 से लेकर 1966 के बीच में था आपका थर्ड फाइव ईयर प्लान। थर्ड फाइव ईयर प्लान किस मॉडल पे आपका बेस था, तो थर्ड ईयर फाइव आपका गडगिल फार्मूला पे बेस का, गडगिल फार्मूला पे आपका बेस था थर्ड फाइव ईयर प्लान। और थर्ड फाइव ईयर प्लान का जो की फोकस था, क्या की फोकस था, तो सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेशन इकोनॉमी, ये आपका थर्ड फाइव ईयर प्लान का फोकस था। तो फोर्थ फाइव ईयर प्लान का जो फोर्थ फाइव ईयर प्लान का टाइम पीरियड बताया क्या था, तो फोर्थ फाइव ईयर का प्लान 1969 से लेके 74 था, चौथा था। और जो इसका आपका बताइए किस मॉडल पे बेस था, जो 19 से लेकर 69 से 74 था, ये आपका रुद्र मॉडल पे बेस था। और इसका जो की फोकस था आपका, ये सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे कर रहा था, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, इसका की फोकस था आपका। क्वेश्चन नंबर तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग द अपेक्स बैंक फॉर द प्रोविंशियल रूरल क्रेडिट इन इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के ग्रामीण ऋण प्रदान करने वाले बैंक शीर्ष बैंक है, तो बताइए कौन सा बैंक हो जाएगा ये 13 का, बताइए भाई। तब तक हम आपको आरबीआई के बारे में कुछ थोड़ा सा जानकारी देते हैं। जो आपकी आरबीआई कब इस्टेब्लिशमेंट किया गया था आपका, आरबीआई को 1 अप्रैल 1935 1690 1935 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और इसका बताइए नेशनलाइज ये कब किया गया था, जो आपका नेशनलाइज किया गया था ये आपका 1 जनवरी 1949 को आपको इस नेशनलाइज कर दिया गया था। तो आरबीआई का आपका जो आपका हेडक्वार्टर है, आरबीआई का हेडक्वार्टर आपका कहाँ है, आरबीआई का हेडक्वार्टर आपका मुंबई हो जाएगा। तो फर्स्ट इसके आरबीआई गवर्नर कौन थे, फर्स्ट आरबीआई गवर्नर हो जाएंगे आपके ऑब्सबॉर्न स्मिथ जो थे आपके, इसके फर्स्ट आरबीआई गवर्नर थे। तो करंट आरबीआई गवर्नर आप बताइए, करंट आरबीआई गवर्नर हो जाएंगे आपके संजय मल्होत्रा, आपके फर्स्ट करंट आरबीआई गवर्नर। तो सिडबी के बारे में थोड़ी जानकारी दे सकते हैं आप, तो दीजिए भाई। सिडबी बताते हैं। तो सिडबी को हम जो आप कब इस्टेब्लिश किया गया था, बताइए। सिडबी को आपको 2 अप्रैल 1982, बताइए भाई 1982 1990, 2 अप्रैल 1990 को इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। तो इसका आपका हेडक्वार्टर जो आपका इसका हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा आपका लखनऊ में आपका सिडबी का हेडक्वार्टर। तो सिडबी का फुल फॉर्म तो बता दीजिए कम से कम। सिडबी हो जाएगा स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक, DE डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड। नाबार्ड के बारे में बताना। नाबार्ड जो आपका 12 जुलाई 1982 को आपका नाबार्ड का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो और इसका हेडक्वार्टर आपका नाबार्ड का हेडक्वार्टर जो था आपका, नाबार्ड का हेडक्वार्टर भी आपका मुंबई में ही है। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होगा, नाबार्ड का फुल फॉर्म आपका हो जाएगा, बताइए भाई, बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये हो जाएगा आपका नाबार्ड का फुल फॉर्म। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, बताइए भाई। 13 का ऑप्शन नंबर 3 नाबार्ड हो जाएगा आपका, अपेक्स बैंक फॉर प्रोवाइडिंग रूरल क्रेडिट, नाबार्ड। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट का आपका एसआई यूनिट क्या है, बताइए भाई। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी एम्पियर हो जाएगा। तो वोल्ट का बताइए एसआई यूनिट क्या है, तो आपको वोल्ट का एसआई यूनिट हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट वोल्ट हो जाएगा आपका। वॉट का क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। ओम का हो जाएगा रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट ओम। क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा, विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर फॉर द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर कौन सा मेटल होता है, तो बताइए भाई कौन सा मेटल, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सिल्वर होता है, बेस्ट मेटल होता है। क्वेश्चन नंबर 16, विच एसिड इज फाउंड इन द टैमरिंड, टैमरिंड में कौन सा एसिड आपका पाया जाता है, बताइए भाई कौन सा एसिड होता है। तो पहले हम बताते हैं लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो आपका पाया जाता है, आपका कर्ड में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, दूध दही नहीं, दही में आपका लैक्टिक एसिड पाया जाता है। टार्टरिक एसिड जो होता है यही आपका टैमरिन इमली में ही आपका टार्टरिक एसिड पाया जाता है। एसिटिक एसिड जो होता है ये विनेगर में आपका पाया जाता है, विनेगर में आपका एसिटिक एसिड पाया जाता है। जो आपका सिट्रिक एसिड है, सिट्रिक एसिड जो आपका लेमन एंड ऑरेंजेस में आपका सिट्रिक एसिड पाया जाता है, लेमन हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा, ठीक है। 17, विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड बाय द डिजीज ऑफ द ग्लाइकोमा, ग्लाइकोमा रोग से मानव का कौन सा भाग प्रभावित होता है, बताइए भाई। ग्लाइकोमा होने से आपका आँख में प्रॉब्लम होती है, कि कौन सा बॉडी पार्ट होता है, तो आँख आपका खराब होता है आपका ग्लाइकोमा होने से। क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा, घूमर जी ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ द विच स्टेट, जो घूमर ट्रेडिशनल डांस है तो किस स्टेट का आपका घूमर ट्रेडिशनल रहेगा, तो ऑप्शन नंबर बी गुजरात राजस्थान हो जाएगा। तो राजस्थान का ये जो आपका घूमर किया जाता है, ये घूमर जो आपका भील ट्राइब के द्वारा आपका किया जाता है घूमर डांस। तो आप ये आप बताइए, गुजरात से कोई दो डांस आप बताइए। तो गुजरात से आपका किया जाता है गरबा,
एंड डांडिया आपका गरबा एंड डांडिया आपका गुजरात में होता है। और पंजाब से कोई दो डांस पे पंजाब में हो जाएगा आपका भांगड़ा एंड गिद्धा आपका पंजाब में किया जाता है। और हरियाणा में आपका फाग डांस एंड लूर जो आता है ये आपका हरियाणा में किया जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राजस्थान ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा, द कान्हा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एनिमल। कान्हा नेशनल पार्क किस जानवर के लिए फेमस है? तो ये हो जाएगा, आपको बताइए भाई। तब तक आप बताइए, वन हॉर्न राइनोसोरस आपके कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपके काजीरंगा में पाए जाते हैं। काजीरंगा कहाँ है? तो काजीरंगा आपका आसाम है। काजीरंगा नेशनल पार्क में आपके वन हॉर्न राइनोसोरस पाए जाते हैं। और एशियाटिक लायन जो आपके ये गिर नेशनल पार्क में पाया जाता है, जो कि गिर नेशनल पार्क आपका कहाँ है? गुजरात में आपका गिर नेशनल पार्क है। और रॉयल बंगाल टाइगर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रॉयल बंगाल टाइगर कान्हा नेशनल पार्क फेमस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एनिमल। रॉयल बंगाल टाइगर का स्नो लिपार्ड जो होते हैं आपके कहाँ पाए जाते हैं? तो स्नो लिपार्ड आपके हेमिस नेशनल पार्क में पाया जाता है, जो कि आपका हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है? तो हेमिस नेशनल पार्क आपका लद्दाख में है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 19 का। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द फर्स्ट इंडियन, अच्छा व्हाट नहीं भाई, हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन द इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल? अच्छा, इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल सबसे पहले किसने जीता था? तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी, अभिनव बिंद्रा जी ने सबसे पहले इंडिविजुअल गोल्ड मेडल लेके आए थे। तो आप ये बताइए, जो लेके आए थे वो ओलंपिक गेम कहाँ हुआ था? तो वो 2008 के ओलंपिक गेम में लेके आए थे, जो कि आपके बीजिंग में हुआ था। और किस कौन से खेल में लेके आए थे? तो ये आपके 10 मीटर एयर पिस्टल में, 10 मीटर एयर राइफल में लाए थे। 10 मीटर एयर राइफल में आपके गोल्ड लेके आए थे। और दूसरे नंबर पे हैं आपके नीरज चोपड़ा जी हैं, ये 2020 के टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आए थे। ठीक है भाई। आपका राजवर्धन सिंह राठौर जो हैं, ये आपके 2004 में शूटिंग में आपके सिल्वर मेडल लेके आए थे। 2004 में शूटिंग में आपके सिल्वर मेडल लेके आए थे 2004 में। और जो लिएंडर पीस है आपके, ये आपके ब्रॉन्ज मेडल लेके आए थे। ब्रॉन्ज मेडल लाए थे 1996 के ओलंपिक में टेनिस गेम में आपके ये लेके आए थे लिएंडर पीस। क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा, विच सिटी होस्ट द 14th ब्रिक्स समिट? 14वां ब्रिक्स समिट कौन सा सिटी होस्ट किया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बीजिंग होस्ट किया था आपका। और 13वां कौन किया था? बताइए। 13वां जो आपका दिल्ली में हुआ था आपका, जो कि वर्चुअली होस्ट किया गया था 13 वाला। तो ये बताइए 12वां कहाँ हुआ था? फिर 12वां जो आपका ये होता है मॉस्को कहाँ है? मॉस्को आपका रसिया में है। जोहान्सबर्ग में जो हुआ था आपका 15वां हुआ था, जोहान्सबर्ग में 15। क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर द वुमेन? नेशनल कमीशन फॉर द वुमेन का करंट चेयरमैन कौन है? तो विजयकर राहटकर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, साहित्य अकादमी अवार्ड इज गिवन इन हाउ मेनी लैंग्वेज? आपका साहित्य अकादमी अवार्ड है जो कितने लैंग्वेज में आपको दिया जाता है? तो 24 लैंग्वेज में जो आपको दिया 22+2। तो +2 में आपका क्या आता है? कौन सा लैंग्वेज आता है? तो +2 में आपका इंग्लिश आएगा भाई। क्या आएगा? इंग्लिश एंड राजस्थानी आपका आएगा। इंग्लिश एंड राजस्थानी, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 24 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आपका साहित्य नाकद अकादमी 24 भाषाओं में दिया जाता है। 22+2 करके याद किया जाता है, जिसमें आपका ये जो आपका 22 लैंग्वेज है, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आपके 22 लैंग्वेज दिए गए हैं, इसमें दिया जाता है। और जो 2 लैंग्वेज एक्स्ट्रा किए गए हैं, जो कि आपके इंग्लिश और राजस्थानी है। क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा, विच कंट्री रिसेंटली जॉइन द नाटो? अच्छा, कौन से कंट्री में से जो कि नाटो का 32वां मेंबर है? तो ये हो जाएंगे आपके, बताइए भाई। तो स्वीडन हो जाएगा, जो कि स्वीडन आपका रिसेंटली 32वां मेंबर नाटो का बना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए आपको, व्हाट इज द थीम ऑफ द योगा इंटरनेशनल डे? आपका योगा इंटरनेशनल डे 2024 का थीम क्या था? आप बताइए भाई। तो जो आपका 2024 का योगा थीम था, तो योगा फॉर ह्यूमैनिटी या योगा फॉर वुमेन एम्पावरमेंट या योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी या योगा फॉर वेलबींग? तो कौन सा हो जाएगा आपका, बताइए भाई। जो 25 का जो इंटरनेशनल योगा डे थीम 2024 का क्या? तो योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो भाई जैसा कि देखो, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 हमने कंप्लीट करवा चुका है। अगर आप देखिए भाई, तीनों प्रैक्टिस सेट देखिए। एक सेकंड, हाँ ठीक है दोस्तों। तो 3 प्रैक्टिस सेट हमने करवा चुका, जो कि हमने 8 प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए करवाना है, जिसमें से 3 कंप्लीट हो चुका है। तो आगे और करवाते रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद।